हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक सेट से लेकर जो कि क्लास +1 के लिए है। और आज हम सेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 पढ़ेंगे। हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे कलेक्शंस रखते हैं। कुछ कलेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते और हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं डंप की तरह से। कुछ कलेक्शंस हमारे लिए पर्पसफुल होते हैं, जैसे हमारी बुक्स हैं, हमारे पेन्स हैं। हमको पता होता है कि हमने ये क्यों लाया, किस लिए लाया, क्या यूज होने वाले हैं, सभी कुछ। अब सेट के लिए सेट्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट्स होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो है, लेकिन दैट शुड बी वेल डिफाइंड। अब जो ये टर्म है वेल डिफाइंड, ये अपने आप में बहुत ब्रॉडर टर्म है। आप इस टर्म से फेमिलियर होंगे दोबारा जब आप +1 के लिमिट्स, +2 में दोबारा से लिमिट्स पढ़ेंगे, तब हम इसको आज डिस्कस करते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। अगर मैंने किसी से पूछा कि बेटा आपका घर है या आप रेंट पे रहते हैं, मतलब अपना घर है या रेंट पे रहते हैं, तो बच्चे ने कहा सर मेरा अपना घर है। तो उस बच्चे का घर, अपना घर एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा आपका घर कहाँ पे है? मान लीजिए बच्चे ने कहा सर मेरा घर दिल्ली में है। ठीक है, मुझको पता लग गया, रेंज पता लग गई कि बच्चे का घर आखिरकार है कहाँ, लेकिन मैं चाहकर भी उसके घर नहीं पहुंच सकता। अब वो बच्चे ने कहा सर मेरा घर, आप दरियागंज में जाएंगे और मेरे को एड्रेस दिया गया, दरियागंज मुझे पता है कहां पर है, एड्रेस बताया गया, नंबर बताया गया, गली बताई गई, लोकेशन बताई गई। वो जो लोकेशन बताई जाएगी वो यूनिक होगी। अब मैं दरियागंज जाकर वहां पहुंच सकता हूं, तो मुझको सब कुछ पता लग गया। नाउ इट इज वेल डिफाइंड। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती हो, पहले हो तो सही, उसके बाद मुझे पता लगे वो कहां से आएगी। फाइनाइट, ये फाइनाइट काउंट वाला फाइनाइट नहीं है, ये रेंज वाला फाइनाइट है कि है कहां, एक्चुअली आना कहां से है, कहां से वो डिराइव होने वाली है। यूनिक, दैट शुड बी यूनिक, एक अकेली हो, कोई और ना आए उसकी जगह पर। अगर कोई चीज एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, यूनिक है, देन इट इज वेल डिफाइंड। इसको मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा सेट ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स, पहली बात तो वोवेल्स होने चाहिए। क्या वोवेल्स कुछ होते हैं? हाँ होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब आने कहां से हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स में से आने हैं, पता लग गया, होते हैं। यूनिक, क्या वो यूनिक है? आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो जो वोवेल है वो वोवेल ही रहेगा, ना आपके कहने से बदले ना मेरे कहने से बदले, देन इट इज यूनिक। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ए क्या वोवेल है, मैं बोलूंगा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किसी और से पूछें थर्ड पर्सन से, तो भी वो वोवेल रहेगा। अगर हम पूछें बी वोवेल है, मेरे लिए भी वोवेल नहीं है, आपके लिए भी वोवेल नहीं है, और थर्ड पर्सन के लिए भी वोवेल नहीं है। तो जिसकी एंट्री इंडिपेंडेंट हो किसी भी पर्सन से, मतलब वो यूनिक होना चाहिए, हमारा सेट कहलाएगा। अब सेट ऑफ वोवेल्स क्या होते हैं? सेट लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कुछ इसके अंदर आएगा हम जानते हैं वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कर्ली ब्रैकेट से लास्ट में बंद कर देते हैं। कोमा से इनको सेपरेट किया जाता है, नोटेशन कैपिटल लेटर से है, इनको बोलते हैं सेट ऑफ वोवेल्स। अब जो इसके अंदर आया उसको हम बोलते हैं ए को हम बोलते हैं एलिमेंट। जो चीज इसके अंदर आई, ए किसके अंदर आई? ए के अंदर, उसके लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसा सी बनाकर, बीच में ये लाइन। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, छोटा ए एलिमेंट है ना, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब बी इसके अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे बी बिलोंग्स टू, बनाकर कट कर देंगे ऐसे स्लैंटेड लाइन से। बी डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहे करेगा। जो तरीका होगा कि ए कोई एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होता है एक रोस्टर फॉर्म और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
मैं आपको पहले सेट बिल्डर फॉर्म समझाना चाहूंगा। बिल्डर बनाने वाली, किसको? सेट को। जो सेट को बनाए वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। सेट की नोटेशन किससे है? पहले मैं सेकंड फॉर्म को डिस्कस कर रहा हूं। सेट को नोटेशन किससे की जाती है? कैपिटल ए से। कैपिटल ए से बनाने के बाद ब्रैकेट ए विल कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एक्स एंड x is such that x is such that x is a vowel। मुझको समझ में आ चुका है। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो वोवल होंगे लेकिन मुझको दिख नहीं रहे हैं। ये सेट बनाने वाली फॉर्म है, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब इससे जो बनेंगे वोवल्स आने चाहिए। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स हमको एग्जैक्टली मिलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट बनाती हो, जहां पर एग्जैक्ट एलिमेंट्स आ जाएं, उनको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। हमारे पास एक अब आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ भी ना आए। कुछ भी ना आए कैसे? अब मैं आपसे कहता हूं A इज इक्वल टू अ सेट इन विच एलिमेंट्स आर x। x is such that x is an odd number divisible by 2। कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो। कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। याद रखिएगा, जीरो नहीं लिख सकते हम। जीरो माने तो एक एलिमेंट होता है। हम लिखेंगे यहां पर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। उसके लिए एक सिंबल होता है जीरो, ऐसे बनाकर बीच में ऐसी लाइन, इसको बोला जाता है फाई, PHI, फाई। ये हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट। इसके बाद हमारी नई फॉर्म आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set whose numbers can be counted। Elements are counted। इसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सके। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाता है A एक सेट है X is such that X is first 4 मल्टीपल्स ऑफ 2। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स है। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में कौन से एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आ गए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। क्या इनको मैं काउंट कर सकता हूं? 1 2 3 4। यस, दिस कैन बी काउंटेड। तो इसको लिखने के लिए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। हम इस चीज को बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी या हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। लेकिन ये कार्डिनल नंबर केवल उन्हीं सेट्स के लिए डिफाइंड है जो कि फाइनाइट हों। अगर मेरे पास एक सेट आता है जो कि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? नेचुरल नंबर्स का। आप इसके नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है? एन। कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप इसके नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट हैं, तो इसके लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं है। यही इसका ऑर्डर कहलाता है। जो कार्डिनलिटी है वही उसका ऑर्डर भी है। ऑर्डर ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी। अब हमारे सामने आता है सबसेट। सबसेट, सब नाम ही बता रहा है, छोटा, एक सेट का छोटा पार्ट। उसके लिए नोटेशन होती है ए कुछ इस तरह की, छोटा सा सी बनाकर ऐसे बी, या कुछ ऐसी। सबसेट होता क्या है? अ सेट
ए, कोई सेट ए इज said to be a subset of B if all elements which are present in A, जो भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं, दिस इंप्लॉइज दैट these are also present in B। मतलब जो एलिमेंट्स अगर A में प्रेजेंट हैं और वो B में भी प्रेजेंट हैं, देन A is said to be a subset of B। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में A एक सेट मैंने लिया 1 2 3, मैंने दूसरा सेट लिया B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप देखते हैं 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं, 1 ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यस इट इज प्रेजेंट। 2 एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट है, यस। 3 प्रेजेंट है, यस। और कोई एलिमेंट नहीं है एंड बी इज ग्रेटर देन मैंने किस सेंस में कहा, कार्डिनलिटी के सेंस में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में ज्यादा है और सारे एलिमेंट आ गए हैं, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं प्रॉपर सेट। हम बोलते हैं जो ये सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, और ये वाला सिंबल होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट का। ये प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर कैसे होता है, ए मान लीजिए आपने एक सेट लिया 1 2 3, आपने दूसरा सेट लिया 1 3 2। एलिमेंट्स को शफल करके लिखने पर भी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेट इक्वल आएंगे। 1 ए में है, बी में भी है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। भाई वो तो इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट की डेफिनेशन में अभी थोड़ी देर में आपके बाद डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल मैं अपनी बात को आपके सामने कुछ इस तरीके से रखता हूं, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी हैं। वास्तव में दोनों देखने में एक जैसे हैं, जितने एलिमेंट उधर उतने उधर। तो हम, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट इधर हैं वो इधर भी हैं, तो क्या होगा, 100% आएगा। दोनों के दोनों एक दूसरे में कंटेन होंगे, ये इसमें कंटेन, ये इसमें कंटेन। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। आपने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3, आपने एक सेट लिखा B इज इक्वल टू 3 1 2। सेट्स के अंदर जो ये I312 हमने इनको क्या कहा था, एलिमेंट्स की शफल होने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो तो ये दोनों सेट हमारे कहलाते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब कहा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल्सो एलिमेंट्स आर सेम। इसी से रिलेटेड एक और टर्म हमारे पास आती है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, यहां पर अगर हमारे पास एक सेट है ए बी सी, दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है दोनों में 3 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल, क्योंकि दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप देखिए जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, जो एलिमेंट यहां बी यहां प्रेजेंट है इधर नहीं है, इधर वाला एलिमेंट इधर नहीं है। तो ऐसे में जो सेट्स अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाए, ऑर्डर सेम बट एलिमेंट्स डिफर्स, तो हमारे ऐसे सेट कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इसके बाद हमारे पास आएगा
comparable sets. Comparable sets. If A is contained in B, contained in, ये तो सबसेट का निशान है, प्रॉपर सबसेट का निशान है. अगर A इसका सबसेट है B का, A B का सबसेट है, तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर कंटेन होगा. सारे एलिमेंट A के B को बिलोंग करेंगे, तो हम बोलते हैं A इज कंटेन्ड इन B. और या यूं कह दीजिए आप, B इज कंटेन्ड इन A या B इज अ सबसेट ऑफ A. मतलब A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, देन A एंड B आर कंपेरेबल सेट्स. अब कंपेरेबल कौन होते हैं, एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं. आप लिखिए A को 1 2 3, B को 1 2 3 4. क्या A B के अंदर कंटेन है? 1 2 3 B में मौजूद है. हाँ, A B का सबसेट है, तो ये कंपेरेबल सेट्स हो गए. अब आप लिखते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3. आप B को लिखते हैं 2 3 4 5. 1 2 3 फुल्ली कंटेन नहीं है, केवल 2 और 3 मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है B में. अब आप B के लिए चेक कीजिए, 2 A में मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है. तो ना तो A B का सबसेट है, ना B A का सबसेट है. तो ये दोनों के दोनों सेट हमारे कंपेरेबल सेट. चेक फॉर सेट्स. हमें चेक करना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है. बेस्ट 11 क्रिकेटर्स. क्रिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं. फाइनाइट हैं, कहां से मिलेंगे? क्रिकेटर्स तो क्रिकेटर्स की श्रेणी में से ही आएंगे, ठीक है, फाइनाइट भी हैं. यूनिकनेस, यहां कुछ प्रॉब्लम आएगी. मान लीजिए अगर मैं ऑलराउंडर पसंद करता हूं, आप शायद बैट्समैन पसंद करते हैं, कोई और बॉलर पसंद करता है, हमारे विचार एक नहीं हो सकते हैं. तो यूनिकनेस, जिसको मैं एंट्री देना चाहता हूं आप एंट्री नहीं दे पा रहे हैं, जिसको आप एंट्री देना चाह रहे हैं उसको मैं एंट्री नहीं दे पा रहा हूं. तो एग्जिस्ट करने के बाद, फाइनाइट होने के बाद वो यूनिकनेस गायब है. बेस्ट 11 क्रिकेटर्स हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं. किसी की एवरेज हम चाहते हैं, क्या पता हम बॉलर पसंद करते हो. हमारी नजर में क्रिकेटर, मैं बॉलर पसंद करता हूं तो बॉलर, तो विवाद रहेगा. तो हम बेस्ट 11 क्रिकेटर्स बाय डेफिनेट रूल हम चूज नहीं कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट. ये सेट नहीं है. लेकिन अगर मेरे पास आप ऐसा कहते, बेस्ट 11 क्रिकेटर्स इन एवरेज, अगर आप मेरे को कहते एवरेज में बेस्ट 11 क्रिकेटर्स, तो जिसको मैं एंट्री देना चाहता हूं आप भी उसी को एंट्री दे पाएंगे. हम क्या करेंगे, एवरेज वाइज उनको अरेंज कर देंगे. फर्स्ट जो आएंगे वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब वो सेट बन जाएगा. तो हमको यूनिकनेस देखनी है. सेकंड, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. क्या आपकी क्लास है, एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, स्कूल के अंदर है, पक्की है. यूनिकनेस, जो आपकी क्लास में बच्चा है वो बच्चा किसी और क्लास में तो काउंट नहीं हो सकता ना. नहीं, बिल्कुल नहीं. दैट्स वाई इट इज अ सेट. हाँ, ये सेट होगा. मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट हो. कौन सा है? जनवरी, फरवरी स्टार्ट होता है? नहीं. तो एंट्री जिसकी पॉसिबल है वो यूनिक होना चाहिए. जनवरी, उधर जून, जुलाई, फाइनाइट है, एग्जिस्ट करते हैं और यूनिक भी हैं. दैट्स वाई इट इज अ सेट. राइट इन रोस्टर फॉर्म. ए एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3. एक्स एक इंटीजर है, हम जानते हैं 3 और 7 के बीच में जो इंटीजर आएगा वो इंटीजर कौन होगा? 3 इंक्लूसिव है तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी, और 7 लेस देन इक्वल टू भी है तो 7 भी इंक्लूड होगा. ये बन गई हमारी टेबुलर फॉर्म. सेकंड, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. सारे के सारे जो भी लेटर आए हैं वो आने चाहिए. ए इज इक्वल टू टी लिख दीजिए आप, आर, ठीक है, आई, जी, ओ, एन. ओ पहले तो नहीं आया, रिपीट नहीं करना है कोई एलिमेंट. इन अ सेट एन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस. ओ एन ओ, वो तो पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे. एम नहीं आया. ई, टी, टी पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे. आर पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे. वाई.
तो सेट जो बनेगा वो ये बनेगा हमारा 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखिए जिसकी डिजिट्स का सम 8 होता हो। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं 8080, ये सबसे बड़ा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 हो सकता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे 7 1 6 2 5 3 4 4। मैं 1 1 डिक्रीज करता जा रहा हूं, 1 1 बढ़ाता जा रहा हूं। 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 आ गया। 4 4 के बाद आएगा 3 5 2 6 1 7 0 8। पर 0 8 इसमें तो प्रॉब्लम है, डिजिट तो 2 नजर आ रही हैं, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, ये तो सिर्फ 8 होता है। तो आप इसको एंट्री नहीं देंगे, कट कर देंगे। तो आपके पास वो जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो आएंगे 80 से लेके 17 तक। आगे बढ़ते हैं। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज में लिखना है आपको। ए, आप क्या जजमेंट ले रहे हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 3 के हमारे सामने आ गए हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3 4 जा। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे A इज इक्वल टू X इज सच दैट X इज इक्वल टू 3n। अब भी ये 3 के मल्टीपल है एंड n इज लेस देन 5। फिफ्थ नंबर के मल्टीपल से कम, मतलब वही बात होगी 4 मल्टीपल, पर लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो गई है आपकी। तो हम ये देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा यूनिक होगा। एलिमेंट्स का ऑर्डर जरूर डिफरेंट हो सकता है, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म तो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। चेक फॉर नल सेट। नल सेट एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी ना आए। y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। जब भी कभी हम 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता। तो इसका मतलब यस इट इज अ नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आया। y इज सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। अगर मैं आपको एक नंबर लाइन बनाकर दिखाऊं 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबर ग्रेटर देन 5 इधर आना चाहिए। नंबर लेस देन 3 कोई भी नेचुरल नंबर जो 5 से तो बड़ा हो, 3 से लेस हो इधर आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं हो सकती। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो जाए, तो कुछ भी नहीं आया, मतलब नल सेट। चेक फॉर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, काउंट किए जा सके। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 काउंटेबल, काउंट हो गया, इसलिए ये फाइनाइट। 1 2 3 डैश, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट कहां पर रुकेगा नहीं पता, बहुत बड़ा नंबर आएगा इन्फिनिटी पर, काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनफाइनाइट सेट। हमको चेक करना है, चेक वेदर ए और बी आर इक्वल और नॉट। ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं, ये हमने चेक करना है। ए सेट तो हमको रोस्टर फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स इज सच दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस के 6 से 5 लाना है, कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहां से x कॉमन ले लेंगे,
x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स हो गए x माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 3 और 2 दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों के दोनों सेट्स हमारे इक्वल सेट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, दोनों एलिमेंट सेम, दैट्स वाई इक्वल सेट। सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इनमें से इक्वल सेट कौन से होंगे? 2, 4, 8, 12, 4 एलिमेंट हैं 2 दिख रहा है, बिल्कुल है, 4 है, 8 है, नहीं, तो ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। ए इज नॉट इक्वल टू बी। 2, 4, 8, 12 मुझको दिख रहा है ये सी में, 2, 4, 8, 12, 4 एलिमेंट्स ए में, 4 एलिमेंट्स सी में, एलिमेंट्स दोनों के सेम, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। बी में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ऑर्डर डिफरेंट है, 1, 2, 3, 4, तो यहां से बी इज इक्वल टू डी। चेक फॉर सबसेट्स। सबसेट्स कौन होते हैं? जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो जाएं या बिलोंग कर जाएं तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसे बड़ा सेट ए, 8 एलिमेंट्स, तो ये तो 4 एलिमेंट वाले में कंटेन नहीं हो सकता, इधर 2 एलिमेंट है इसमें कंटेन नहीं हो सकता, 3 एलिमेंट है ये भी कंटेन नहीं हो सकता, तो हम छोटे को चेक करते हैं किस किस में कंटेन है। डी में है 5, 8, सी में 8 मौजूद है, 5 नहीं, तो डी कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ सी। 5, 8 ये मुझे बी में दिख रहे हैं, 5 और 8, तो मैं लिख सकता हूं डी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में ज्यादा है, डी में कम है। इधर 4 एलिमेंट है, इधर 2 एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट डी के बी में मौजूद हैं। 5 और 8 ए में भी मौजूद है, 5 एंड 8, तो हम कह सकते हैं डी इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 7, 8, 9, 7, 8, 9 ए में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ई क्या दिया हुआ है? नल सेट। नल सेट अब एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। फिलहाल नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं ई इज अ सबसेट ऑफ ए भी, बी भी, सी भी, डी भी। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ई जो नल सेट है वो ए बी सी डी सभी का सबसेट होगा।